हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और न सिर्फ उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि थिंकर्स जो हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे होंगे। डे बाय डे अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहे होंगे। और मैं मनमोहन आपके एजुकेशनल इस जर्नी के अंदर आपका सहयोगी लगा लो, हम सफ़र लगा लो, मेंटर लगा लो, गाइड लगा लो, ठीक है। हमेशा की तरह आपके लिए क्लास लेके आया हूँ करंट अफेयर की, जो कि 2-4 जगह से जो अच्छे रिसोर्सेज हैं वहाँ से कलेक्ट करके लेके आता हूँ मैं, ताकि आपका रिसर्च के ऊपर जो टाइम है वो बच सके और आप जल्दी से जल्दी करंट अफेयर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो कवर कर पाएँ, ताकि एग्ज़ाम में आपके वो चीज़ काम आए। और ये सजेशन आपको मैं ज़रूर दूंगा कि डेली की क्लास डेली कवर करें, ताकि चीज़ें बैकलॉग ज़्यादा इकट्ठा ना हो और फिर पाइलअप हो जाती है चीज़ें, फिर दिक्कत होती है, आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी जो थिंकर्स हैं, बाकी जो आई थिंक क्लास की फैमिली के साथ जितने व्यूअर जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। और बाकी जो मल्टीमीडिया हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, उनको भी फॉलो कीजिए ताकि अपडेटेड रहें आप। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी और बातों के, ठीक है। डर्टी माइंड। चलिए, पहली न्यूज़, वर्ल्ड टेलीविज़न डे 2025 ऑब्जर्व किया गया है 21 नवंबर को। हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके पीछे जो मेन एम है या फिर जो एसेंस है वो ये बताता है कि टेलीविज़न की वजह से जो डिसीजन मेकिंग है या फिर ग्लोबल अटेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ कैसे अट्रैक्ट होता है, या फिर सोशो इकोनॉमिकल स्टांस किसी या सिचुएशन बोल लो, एनवायरनमेंट बोलो किसी कंट्री का, किसी जगह का, वो कैसा है उसके ऊपर विचार किया जा सके और पब्लिक का एक रोल जो है उसको इंक्लूसिव वे से इंटीग्रेट किया जा सके। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्ल्ड टेलीविज़न डे को एक्नॉलेज किया था एक तरीके से पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में। 1927 के अंदर फाइलो टेलर फांसवर्थ, ये नाम याद रखें आप। 1927 के अंदर फिलो टेलर फांसवर्थ, जो कि 21 साल के इन्वेंटर थे, उन्होंने वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न जो है डेवलप किया था भाई, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे कब होता है? 21 नवंबर को ही। जैसे आपका टेलीविज़न वैसे मछली। थीम 2025 की क्या थी वर्ल्ड फिशरी डेज की? इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वर्ल्ड फिशरी डे की है ये थीम, इंडिया का नाम है इसके अंदर, इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बात ध्यान रखना कि कहीं ऑप्शन में आया हो थीम इनमें से कौन सी, और आप ज़्यादा ही दिमाग लगा दो कि ये तो वर्ल्ड की बात चल रही है तो इंडिया का कैसे आ गया, ठीक है। इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये अपने देश का नाम है वर्ल्ड की फिशरी डेज के अंदर, थीम के अंदर। और जैसे जैसे आप फिशरीज के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर वैल्यू एडिशन करते हो सी फूड्स के अंदर या फिशरीज के प्रोडक्ट्स के अंदर, वैसे ही ऑब्वियस सी बात है कि जो इनकम है फिशरमैन की वो बढ़ेगी। और एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम जो है ज़रूरी है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फिश प्रोडक्शन के लिए। ये 2-4 बातें थी, एक्स्ट्रा बोलना ज़रूरी होता है कई बार। हमारा शौचालय हमारा भविष्य कैंपेन। अब ये न्यूज़ सिर्फ इसलिए रखी गई है कि देखिए, वर्ल्ड टॉयलेट डे मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई, उस दौरान भी मैंने बताया कि काफ़ी कैंपेन चल रहे हैं कि हर घर शौचालय वगैरह, ताकि ओपन डिफिकेशन जो है बंद हो। तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारा शौचालय हमारा भविष्य कैंपेन जो है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है, बस आप ये याद रखेंगे। और ये वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 का जो कैंपेन है उसका बोला गया है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स वगैरह ऐसी मिनिस्ट्री दे देंगे, आप पजल हो जाओगे। तो आप याद रखें कि जल शक्ति, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसका ये इनिशिएटिव है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो है कोल एंड माइंस के, उन्होंने इनोग्रेट किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल सेमिनार। कहाँ पे?
जयपुर में। किस चीज़ के लिए? 175 ईयर्स को मार्क करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बने 175 साल हो गए। उस उपलक्ष्य में यूनियन जो मिनिस्टर हैं कोल एंड माइंस के, उन्होंने एक सेमिनार इनोग्रेट किया है जयपुर के अंदर। तो चलिए देखते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। ये एक प्रीमियर नेशनल जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस किस चीज़ के लिए? जियोलॉजिकल सर्वे के लिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए और क्रिएशन ऑफ नेशनल जियोसाइंस डेटाबेस। ठीक है, ये काम इस सर्वे का है। और ये एक तरीके से फंक्शन करता है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1851 के अंदर। और इसका तब मेन क्या था, प्राइमरी गोल क्या था कि जो लोकल एरिया है वहाँ पे जो कोल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेलवे लाइन जब बिछाई गई थी, उसके लिए जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स की पावर, जो कि बिल को एसेंट देते हैं, स्वीकृति देते हैं फाइनली, उनकी पावर्स को लेके कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं। हम पढ़ लेते हैं, करंट का टॉपिक है और ज़रूरी भी है। कई पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और कई एग्ज़ाम्स ऐसे आ जाते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की वो ज़रूरी हो जाती है, अपडेट रहना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क 5 जज बेंच के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के साथ एक ओपिनियन क्लैरिफाई किया है किसके रिगार्डिंग? गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स के रिगार्डिंग, जो जब वो स्टेट बिल्स को एसेंट देते हैं। मान लो आपका हरियाणा है हमारा, तो उस असेंबली के अंदर जब कोई बिल फाइनली पास होके गवर्नर के पास जाता है तो एसेंट का क्या रूल रेगुलेशन है, ये हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इंटरप्रेट किया इस चीज़ को। द केस कंसर्न द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। आर्टिकल 200 और 201 जो है वो इन्हीं पावर्स, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की जो बिल को एसेंट देने की पावर्स, उनके बारे में डील करता है। ठीक है, और वो किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी बिल को पास होने के लिए कैसे एक्ट करेगा, प्रेसिडेंट किस तरीके से बिहेव करेगा, कि उनको वो स्वीकृति देंगे, नहीं देंगे, देंगे तो कितने दिन में दे सकते हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं। इसमें बोला है कि काफ़ी सारे जो स्टेट हैं उन्होंने ये शिकायत की है कि गवर्नर जो है अपने पास बिल को विद होल्ड कर लेते हैं, ये बोल के कि जो रिकमेंडेशंस हैं प्रेसिडेंट साहब से वो लेनी ज़रूरी हैं। तो एक तरीके का मैसिव डिले देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव पैरालिसिस हो जाता है। कि मतलब लेजिस्लेटिव पैरालिसिस मतलब कोई लॉ बनाने के लिए हम पूरी प्रक्रिया से गुजर के आए और फाइनली लास्ट स्टेज के ऊपर कोई एक इंसान उस चीज़ को रोक दे, तो उसके ऊपर जो उस लॉ की वजह से जितनी लाइफ जो इम्पैक्ट होने वाली है वो सब क्या भविष्य एक तरीके से रुक सा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 200 के अंदर क्या क्या दिया गया है? व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड द गवर्नर हैज ओनली 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन होते हैं जब कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद जो बिल है गवर्नर के पास एसेंट के लिए जाता है। 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है या तो वो एसेंट दे, डायरेक्टली पास कर दें, या फिर वो एसेंट के लिए अपने पास रखें और बिल को लेजिस्लेचर को वापस दे दे रिकमेंडेशन देके कि आप मेरी ये रिकमेंडेशन है, इनको भी इंक्लूड कीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल राष्ट्रपति को भी और गवर्नर को भी सीधा एसेंट देनी ही पड़ती है उसको। ठीक है, और थर्ड सिचुएशन ये है कि बिल को रिजर्व कर लिया जाए प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। ये जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने पास रख लें, गवर्नर बोलेंगे कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए हमने पास रखा है। ठीक है, कुछ केस में ये मैंडेटरी हो जाता है और कुछ केस में डिस्क्रिशनरी भी होता है कि भाई आदमी अपनी इच्छा से ये करता है गवर्नर। ठीक है, और द गवर्नर कैन नॉट विद होल्ड एसेंट सिंप्लिसिटर विदाउट एनी एक्शन के, वो अपने पास बिल को होल्ड नहीं कर सकते। आपके पास कोई रीजनेबल जो है एक्शन होना चाहिए कि मैं इस चीज़ के लिए मैंने विद होल्ड किया है। ठीक है, मेजर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की गई है? पहली बात तो नो इंडेफिनिट डिले, कोई भी प्रोलॉन्ग्ड और अनएक्सप्लेन्ड, स्पेशली नाम ऐसे देखिए, इन नाम के ऊपर, इन वर्डिंग्स के ऊपर जाइए, अनएक्सप्लेन्ड
indefinite inaction by governor is unconstitutional and subjected to judicial review. अगर गवर्नर किसी बिल को बिना किसी कारण के और बिना किसी उस पर एक्शन लिए बस सिंपली उसको रिजर्व करके रखें अपने पास, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और जुडिशियल रिव्यू के अंडर माना जाएगा कि कोर्ट उसके ऊपर बात कर सकता है कि आपने क्यों रोका हुआ है इस बिल को. सेकंड, नो डीम्ड एसेंट. पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर ज्यादा टाइम लगता है गवर्नर को, डिले करता है अगर एसेंट देने में, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बिल लॉ बन जाएगा. लेकिन ये चीज अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, अपना पीछे का ही वर्डिक्ट रिजेक्ट कर दिया और ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि आर्टिकल 142 जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत मैसिव पावर दिखाता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हमारे इस एक्शन से फाइनली जो जस्टिस है वो दिया जाएगा, तो उस केस में वो अपनी मर्जी से कुछ भी वर्डिक्ट जो है पास ऑन कर सकते हैं सत्य को और जस्टिस को बचाने के लिए. उसके वे में ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर जो रूलिंग थी वो डिसाइड की थी, लेकिन इसको डिफाई कर दिया गया, उन्होंने खुद नहीं डिफाई कर दिया, ये बोल के कि आर्टिकल 142 का यूज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को बाईपास करने के लिए हम नहीं कर सकते, वो जरूरी है. ठीक है, यानी गवर्नर जो है एसेंट देगा तभी बिल लॉ के अंदर कन्वर्ट होगा, टाइम कितना भी लगे. हाँ, अननेसेसरी टाइम अगर कंज्यूम कर रहे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और अनइंटेंशनली अगर बिल को रिजर्व करके रखा है, तो वो एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक बन जाएगा. नेक्स्ट आपका है डिस्क्रिशन एग्जिस्ट बट इज लिमिटेड. डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की आर्टिकल 200 के अंदर, वो कैबिनेट के एडवाइस के साथ बाउंड नहीं है. आप कैबिनेट उनको कंपेल नहीं कर सकता कि वो एसेंट ही दें. ठीक है, और लेकिन गवर्नर इस पावर को मिसयूज नहीं कर सकते किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को ब्लॉक करने के लिए. दोनों का देखिए बैलेंस रखा है, ना ही तो गवर्नमेंट कंपेल करे गवर्नर को कि आप एसेंट देंगे ही, ना ही गवर्नर जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लेजिटिमेट बिल को लॉ बनने से रोके बिना किसी कारण के. ठीक है, तो दोनों का बैलेंस रखा है. नो जुडिशियल टाइमलाइन, इसमें देख लेते हैं. कोर्ट जो है कोई भी फिक्स्ड डेडलाइन गवर्नर्स के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती. ठीक है, वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद लिखा है एज सुन एज पॉसिबल, भाई जल्द से जल्द एसेंट दें गवर्नर और प्रेसिडेंट. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर, किनके ऊपर, गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी फिक्स टाइमलाइन जो है इम्पोज नहीं कर सकती कि आप इतने दिन में एसेंट देंगे ही. ठीक है, प्रेसिडेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 201. अब प्रेसिडेंट की बात करते हैं 201 आर्टिकल के अंदर. गवर्नर की पावर के सिमिलर ही है, लेकिन ये कब ऑपरेट होंगी, जब बिल रिजर्व रखा जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है, पावर वही है, लेकिन बिल जब रिजर्व रखा जाएगा तब ये पावर यूज की जाएंगी. और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो नॉन जस्टिसेबल होगा. ऐसा नहीं है कि उसको फर्दर ट्रायल किया जा सके कोर्ट के अंदर, क्योंकि जैसा उनको लगेगा वैसा ही वो एक्शन लेंगे और कोर्ट उसमें टाइमलाइन जो है इम्पोज नहीं कर सकता. ये हमने पढ़ा था, गवर्नर के लिए भी वही बात शामिल है और प्रेसिडेंट के लिए भी. नेक्स्ट बात पे चलते हैं. कोर्ट कैन रिव्यू ओनली इन एक्शन नोट द मेरिट्स. कोर्ट जो इंटरवीन कर सकता है इस पूरे मामले के अंदर कि भाई बिल प्रिजर्व करके रखा है, होल्ड करके रखा है गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने, तो उस मामले में वो कुछ नहीं बोल सकता कोर्ट. लेकिन जो मेरिट्स हैं वो भी बिल की नहीं लॉ की, उनके ऊपर बात कर सकता है. यानी कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन व्हाई द गवर्नर विद हेल्ड एसेंट, ओनली वेदर द प्रोसेस वाज फॉलोड और नॉट. वो वाली बात है. आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने बिल क्यों विदाउट किया है, नहीं, वो तो उनकी पावर है. आप हाँ ये जरूर बोल सकते हो कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं, जैसा प्रोसीजर
कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल रेगुलेशंस में दिया हुआ है, वैसा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए बस। अगर हो रहा है और फिर भी डिले हो रहा है तो कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। वैलिडिटी ऑफ लॉज नॉट बिल्स, बिल के जब तक एसेंट नहीं मिल जाती तब तक जो उसकी एक्चुअल एक वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है बिल की, उसके लिए कोर्ट कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। जब वो फाइनली एसेंट के बाद जब वो लॉ बन जाएगा तब वो एक डिबेट का टॉपिक बन सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर इंटरवीन कर सकता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से दोबारा से देखेंगे रिवाइंड करके तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। गवर्नर की और प्रेसिडेंट की पावर्स बिल को एसेंट देने में, उनका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्या है, कहाँ वो इंटरवीन कर सकते हैं, कहाँ इंटरवीन नहीं कर सकते, कहाँ गवर्नर की कुछ पावर्स हैं, कहाँ प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स हैं, क्या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, ये होने जा रही है कहाँ पे भाई? तमिलनाडु के कुद्दलोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये एक मल्टी एजेंसी कोस्टल प्रिपेयर्डनेस ड्रिल है और इसको होस्ट कौन करता है? कोस्ट गार्ड। ये बात याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसको होस्ट करता है भाई। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। ये बाई एनुअल मल्टी एजेंसी कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। बाई एनुअल है, बाई एनियल नहीं है। एक होता है बाई एनियल, ठीक है, एक है बाई एनुअल। बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार, बाई एनियल मतलब 2 साल में 1 बार। तो ये साल में 2 बार होती है एक्सरसाइज। जो कोस्टलाइन इलाका है इंडिया का, उसके अंदर जो सी रूट के थ्रू कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होती है या फिर कोई और टेररिस्ट एक्टिविटी हो, कोई और ऐसी एक्टिविटी हो जो इंडिया के लिए खतरे की चीज़ हो सकती है, उसको मिटिगेट करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, चलिए, ओके, आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं थिंकर्स। और आप इसी लगन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, हम आपके साथ हैं। अगर आपका कोई एजुकेशनल डाउट है, कोई परेशानी किसी स्ट्रेटजी के अंदर, किसी और सब्जेक्ट के अंदर भी आ रही है, तो हम आपके लिए तत्पर हैं, बिल्कुल खड़े हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वो डाउट जो है रिजॉल्व हो। तो आप उस चीज़ के लिए हमारे पास डीएम भी कर सकते हैं। जो नंबर ये व्हाट्सएप का पट्टी के ऊपर नीचे चल रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यही बोलूँगा कि आप हमें खूब सारा सपोर्ट दीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि धीरे धीरे हम और भी चीज़ें जो है इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकें, इस सिस्टम को और बड़ा कर सकें, और जो नीडी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम और अच्छा काम कर सकें और वेल क्वालिटी वाला काम कर सकें। तो चलिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ के हर सीजन को, हर टाइम को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। टिल देन, बाय बाय, टाटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस थिंकर्स।